हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के जो चैप्टर हमने पिछली वीडियो में देखा था मौर्य वंश, उसी की हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि हम इसको 2 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन ये काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसकी एक और वीडियो आएगी जो कि अशोक के धम्म की नीति से संबंधित होगी। तो इसलिए जो भी मतलब कि इसकी रहेगी है वो इसकी 3rd वीडियो में हम मौर्य वंश कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम मौर्य वंश के जो 2nd वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे, जो 2nd पार्ट है इसका। इससे पहले जो हमने बात की थी 1st वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके मेरी जो मौर्य वंश से संबंधित जो मैंने एक और वीडियो बनाई है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। उससे आपको ये वीडियो देखने में मतलब समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ, किस तरीके से नंद वंश को मतलब कि हरा कर कैसे मतलब मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वो वीडियो में प्लीज पहले आप जाके जरूर देखिए, उसके बाद आपको ये देखने में सही में बहुत अच्छा भी लगेगा और आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो इसलिए प्लीज एक बार पीछे वीडियो जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण जो भी राजा हुए थे मौर्य वंश के उसके बारे में बताया था मैंने, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में। उसकी नेक्स्ट वीडियो है, यहाँ पे हम जो राजा के मौर्य प्रशासन में जो मौर्य प्रशासन की बात करेंगे, मौर्य समाज की बात करेंगे, मौर्य अर्थव्यवस्था क्या थी उस समय की, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि पहले की जैसे बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, तो मौर्य प्रशासन में जैसे कि उस समय किस तरीके से राजा अपना शासन चलाते थे, तो इसमें मैं बताऊंगा कि राजा क्योंकि साम्राज्य काफी विस्तार में था, तो किस तरीके से उन्होंने मौर्य जो शासक हुए उन्होंने किस तरह से अपना मतलब कि शासन चलाया। उसके मौर्य समाज, उस समय का समाज कैसा था, सामाजिकरण की संबंधित जो भी नीतियां थी क्या थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आज हम इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके सबसे पहले जो कि इनका मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन में क्या था कि स्टूडेंट्स जैसे कि पहले की तरह ही हम बात करते हैं कि और आज की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब नाम अलग अलग दे दिए गए थे लेकिन वैसे ही था। जैसे कि सबसे बड़ा जैसे बात करें केंद्र स्तर पर जैसे सबसे बड़ा आ जाता है देश, उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं तो आ जाता है राज्य, फिर उसके बाद जिला, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके बाद ग्राम मतलब कि गांव, जो कि सबसे छोटा आ जाता है गांव। ठीक है, उसी तरह से ही मौर्य प्रशासन में भी वैसे ही था, लेकिन बस नाम अलग अलग दिए गए हैं जो कि मैं आपको समझा बताऊंगा कि उनके नाम क्या थे, बाकी मिलते जुलते ही थे। मौर्य साम्राज्य जैसे कि आपको पता कि बहुत ज्यादा विशाल था, तो उसी मौर्य साम्राज्य में मैं बता दूं आपको, मौर्य साम्राज्य उस समय इतना मतलब विशाल था कि इतना साम्राज्य का विस्तार था कि वो आज के भारत से भी बड़ा था, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र भी मतलब अभी तो अलग हो चुका है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य में बीच में थे, मतलब ये सभी उस टाइम पे इकट्ठा ही था। तो आप समझ सकते हैं कि मौर्य प्रशासन बहुत ज्यादा विस्तार था। तो इसी तरह ही अब हम बात करते हैं जैसे कि वर्तमान के मैंने आपको नाम बता दी कि जब पहले देश, फिर राज्य, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर जिला, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर ग्राम। उसी तरह से ही मौर्य प्रशासन में भी ऐसे ही था कि सबसे पहले जो कि आ जाते हैं प्रांत, जो कि आगे पहले मतलब मौर्य साम्राज्य उसके जैसे छोटे छोटे भागों में जो आप बने प्रांत, फिर विषय, तो फिर उसके बाद जो आ जाते हैं अपना क्या कहते हैं ग्राम। तो इसी तरीके से ही इनके भी बस नाम अलग अलग थे, तो काम वैसे ही थे, मतलब जो आज के टाइम पे जैसे हो रहा होता है, तो इसी तरह से ही थे। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि अब हम बात करते हैं कि इनको जो काम करने वाले जो होते थे, मतलब कि अभी फिर वर्तमान में बात करते हैं कि काम करने के लिए जो वर्तमान में जो केंद्र के स्तर पर कौन होता था जो काम करने के लिए सबसे बड़ा हेड, जैसे कि पुरानी बात करें तो राजा था, लेकिन आज वर्तमान में जैसे हमको पता है कि केंद्र के स्तर पर सबसे बड़ा हो गया हेड कौन, प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य स्तर में बात करें तो कौन हो गया, मुख्यमंत्री। जिला स्तर पर बात करें तो कौन हो गया, जिला मैजिस्ट्रेट हो गए। उसी तरह ग्राम की बात करें तो गांव के लिए कौन हो गया, जो मुखिया। उसी तरह से ही हम अब प्राचीन काल में हम बात करें तो इसी तरीके से उनके भी जो एक नाम अलग अलग थे लेकिन वैसे ही थे, अपना काम होता था। तो जैसे कि सबसे बड़ी बात करें तो प्राचीन काल में जो सबसे कौन होते थे तो उनमें थे राजा, जैसे केंद्र स्तर पर अगर प्रधानमंत्री थे तो उसी तरीके से ही मौर्य प्रशासन में जो सबसे हेड मतलब कि सबसे
मुख्य जो पूरे देश को संभालते थे या पूरा देश राज उनके अंडर था, तो वो प्राचीन काल में उनका नाम दिया जाता था राजा। तो ऐसे ही मौर्य प्रशासन से संबंधी थी जो एक अलग अलग नाम दिए गए, उनके मंत्रियों से संबंधी जो उनके अलग अलग नाम है, अधिकारियों से संबंधी जो अलग अलग नाम है, तो वो अलग तरह से दिए गए हैं। काम वैसे ही है, बहुत सिमिलैरिटीज मिलती हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि राजा जो होता था वो निरकुश, जैसे कि कह लीजिए कि होता था, मतलब कि वो अपने हिसाब से सब कुछ करता था, क्योंकि ये उस समय क्या था, राजतंत्र था, और आज का समय है लोकतंत्र, ठीक है ना। तो आज निरकुश नहीं हो सकते, क्योंकि जो सभी अधिकार हैं वो मतलब बांटे हुए हैं, सब एक इंसान के पास ही बांटे हुए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। उस समय था राजतंत्र, क्योंकि राजा के पास ही मेन अधिकार होते थे अपने सब कुछ करने को, तो वो निरकुश था। तो इसलिए इसमें बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन बस यही है कि उसके पास अधिकार होते थे। आज क्या समय है, लोकतंत्र का है, तो सबके पास मतलब कि किसी एक के पास सभी अधिकार नहीं है। तो बस ये एक फर्क है, बाकी अलग अलग नाम दिए जाते थे, तो वो मैं आज हम बात करते हैं। तो बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले बात की गई है राजा। तो राजा जो एक मुख्य होता था, जो एक हेड होता था, वो ही मतलब उसी का ही फैसला आखिर माना जाता था, उसी वो जो कहता था वो ही मूल्यवान होता था, मुख्य होता था, कि उसी के हिसाब से पूरा राज्य चलाया जाता था। तो सबसे हेड राजा ही था। उसकी सहायता के लिए जो काम होते जैसे प्रशासन, सैनिक, न्यायिक, प्रमुख, तो इसकी सहायता के लिए कुछ मंत्रीगण, कुछ अधिकारी होते थे, लेकिन जो मुख्य फैसला, जो अंतिम फैसला, वो राजा का ही होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और वो क्या कहते हैं, अधिकारी होते थे। तो ये प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वो सैनिक से संबंधित हो, चाहे न्याय से संबंधित हो, जो अंतिम फैसला और मुख्य राजा भी था, क्योंकि उस समय राजा ही सबसे महत्वपूर्ण होता था, उसका ही फैसला अंतिम माना जाता था। उसकी सहायता के लिए जो मंत्री होते थे, उन मंत्रियों को, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी जो सबसे महत्वपूर्ण होता था, जैसे कि जिसको बोल दिया जाता था प्रधानमंत्री, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता था, तो प्रधानमंत्री जिसको क्या कहते हैं आज के टाइम पे, तो प्रधानमंत्री जो होता था उसको कहा जाता था अमात्य। जो कि मंत्रियों में सबसे प्रमुख होता था उसको कहा जाता था अमात्य। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के, जैसे कि कह लीजिए दरबार में, जिसमें कि कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता था, तो वो उनको हम अमात्य कह सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी, जो कि एक मुख्य होता था, जो कि राजा के लिए, मतलब राजा की सहायता के लिए होता था, जो राजा से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले वो भी करता था। तो वो लेकिन राजा से बातचीत करके, मतलब राजा की सलाह से, राजा के बगैर, क्योंकि अंतिम फैसला तो राजा की होता था, तो उसकी सहायता के लिए जो अधिकारी रखे जाते थे, इसमें मुख्य होता है अमात्य, जिसको नाम दिया गया है प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें कि आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया है चंद्रगुप्त मौर्य से दरबार से संबंधित, जिसको चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा गया जिसका नाम, तो वो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे, जैसे कि आपको बताया कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, आज के भारत से भी बड़ा, तो इसलिए उसके कुछ सहायता के लिए उसके कुछ अधिकारी भी होते थे, और उसमें जो उच्च वर्ग के, मतलब कि जो श्रेष्ठ होते, जो मतलब महत्वपूर्ण मुख्य होते थे, उसको तीर्थ कहा जाता था। उन अधिकारियों में जो मुख्य उच्च वर्ग के होते थे, या मतलब चलो जो श्रेष्ठ होते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। और इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पर जो अधिकारी होते थे, जो कार्य करते थे, तो उनके जो नाम है, जो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले है समाहर्ता, राज प्रधान। समाहर्ता, राज प्रधान, ये क्या होता था कि स्टूडेंट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रधान। मान लीजिए जो कोई भी टैक्स है या कोई भी कार्य है, जो भी राजस्व की जो महत्वपूर्ण जो भी आय होती है, वो उसके यही मतलब प्रधान होते थे, जो कि राज को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं का ही होता था, राजस्व प्रधान का। क्योंकि जो भी आय होती, जबकि उस समय मतलब कि मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो कृषि से संबंधित जो भी एक टैक्स कह लीजिए, या कोई भी अन्य चीजों से जो भी एक आय होती थी, वो राष्ट्र प्रधान के द्वारा, क्योंकि यही राज्य को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते थे। इसलिए समाहर्ता, जिनको राष्ट्र प्रधान और बलि और भाग भी कहा जाता है, तो ये ही एक मुख्य होते थे जो राज्य को चलाने के लिए, तो इसलिए इनको राष्ट्र प्रधान का नाम दिया गया है समाहर्ता। जो उस समय के टाइम में अधिकारी को कहते थे समाहर्ता। इसके अलावा सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, जो आज के हिसाब से हम क्या वर्तमान में जो वित्त मंत्री होता है, राजकीय कोषाध्यक्ष, जो वित्त से संबंधित सारा लेखा जोखा रखता है, कि जो बजट का हिसाब जो भी रखता है, वो राजकीय कोषाध्यक्ष, जिसको सन्निधाता उस टाइम पे कहते थे, जो अधिकारी होता था।
अब आगे है सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का। जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था वो सीताध्यक्ष। इसके बारे में आपको स्टूडेंट्स एक और बात बता दूं, सीता भूमि जिसको कहते हैं सरकारी भूमि, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीताध्यक्ष या सीता भूमि जो कि अपना कहते हैं एक सरकारी भूमि होती है, जो कि राजा या उसके शासन से की जो एक भूमि होती थी, जिसको सरकारी भूमि कहा जाता था। आगे है पण्याध्यक्ष, जो कि वाणिज्य विभाग अध्यक्ष होता था। वाणिज्य विभाग अध्यक्ष के लिए जिसका अधिकारी होते थे उसको कहा जाता था पण्याध्यक्ष। इसके अलावा अष्टपटलाध्यक्ष, जैसे महालेखाकार आदि, जो इसमें ही जो मुख्य होते थे, जो महालेखाकार आदि होते थे, उसको अष्टपटलाध्यक्ष का नाम दिया जाता था। तो ये तो थे जो अधिकारी थे, जो इनका जो अलग अलग जो इसकी मतलब कि राजा की सहायता के लिए जो उनके कार्यों के लिए रखे जाते थे। तो आपने ये याद रख लेना है। इसके अलावा अब आगे हम बात करते हैं सैन्य विभाग। सैन्य विभाग जो कि एक शासन के लिए, जो भी कोई शासन, उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो एक सेना की होती है, क्योंकि सेना के बगैर हम कोई भी राज्य कोई जीत ही नहीं सकते। कोई अगर लड़ाई करनी है तो आपको सेना तो चाहिए, और अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए भी सेना, आपके पास सेना का होना बहुत जरूरी है। तो सैन्य विभाग के जो मुख्य होते थे, जो सेनापति, जो सेना का संचालन करते थे, जो राजा के आदेश का पालन करवाते थे, तो वो सेनापति, क्योंकि वो हर सेना के एक सदस्य के पास तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए एक मुखिया रखा जाता है, जो कि सेनापति, जो सेना का संचालन करता है, जो राजा के आदेशों का मतलब कि उनसे करवाता है, पूरा करवाता है। तो सेना का जो अध्यक्ष होता है या सेना का विभाग जो मुखियाता होता है वो होता है सेनापति। उस समय में 4 प्रकार की जो सेनाएं जो मतलब कि प्रयोग में लाई जाती थी। पहली थी पैदल, फिर सेकंड में बात की गई हाथियों के साथ, घुड़सवार और रथ। ये 4 मुख्यतः उस समय में होती थी कि पैदल सेना, हाथियों के साथ जो लड़ा जाता था हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। जो उस समय में मौर्य साम्राज्य के लिए जो ये 4 प्रकार की सेना मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती थी, पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स जस्टिस और पिनी ने कहा है कि उस समय जो मौर्य साम्राज्य की जो सेना के बारे में बात की, उन्होंने कहा था कि इनके पास 6 लाख पैदल सेना थी, ठीक है। उसके अलावा इनके पास 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थी, जिसके सहायता से, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, जस्टिस ने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था या पूरे भारत को विजित कर लिया था। जैसे भी आप कह सकते हो कि इतनी मतलब सेना की सहायता से ही इन्होंने पूरे भारत को विजित कर लिया था। इसके अलावा मेगास्थनीज ने कहा है कि उस समय इतने बड़े साम्राज्य को मतलब कि चलाने के लिए 6 प्रकार की जो एक समितियां, 6 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, और जो 5-5 सदस्य जो सारे साम्राज्य का मतलब कि जो कार्य दिया जाता था समितियों को, उसका सारा वो रख रखाव जो होता था ना उस समय का, वो सारा रख रखाव करने के लिए जो एक 6 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। तो ये उन्होंने सेना विभाग में जो मैंने ये एक बात की गई है कि 6 समितियां बनाई गई थी, जो कि सारी एक रख रखाव के लिए, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे 6 समितियों में, ठीक है। तो ये तो रही स्टूडेंट्स सैन्य विभाग से संबंधित। आगे हम बात करते हैं न्याय। जैसे कि अगर हम बात करें प्रशासन की, प्रशासन में हर चीज मुख्य है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण एक चीज होती है न्याय, कि आपका न्याय भी उतना ही सुदृढ़ और कुशल होना चाहिए, जिससे कि आपकी जनता और को भी आपके न्याय पे पूरा एक विश्वास हो, कितनी दृढ़ होनी चाहिए। तो उस समय न्याय व्यवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। हर तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार होने के बाद भी न्याय व्यवस्था पे पूरा ही मतलब कि अपना राजा का पूरा कुशल कह लीजिए एक प्रबंध था, एक अच्छे तरीके अपनाए गए थे कि न्याय व्यवस्था भी बड़ी कुशल रहे। क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था अच्छी रहेगी, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपकी न्याय व्यवस्था अच्छी है तो आपका प्रशासन का जो कार्य है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्से बन जाता है या हो जाता है। आपका प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से फिर चलता है अगर आपकी न्याय व्यवस्था अच्छी है। तो उस समय जो न्याय व्यवस्था थी, इसमें 2 प्रकार की, जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाएं कैसे, इतने बड़े साम्राज्यों को अकेला चलाना, अगर न्याय देना राजा के बस में तो था नहीं, वो कहां इतना बड़े साम्राज्य में अकेला न्याय। तो इसलिए उसने मतलब कि एक स्थानीय क्षेत्रों में मतलब कि अपनी एक अदालतें बनाई हुई थी कि अपनी न्याय व्यवस्था के लिए। उसके लिए उन्होंने कुछ जैसे कि लोगों को, जो व्यक्तियों को जो महत्वपूर्ण थे, जो न्याय से संबंधित, उनको नियुक्त किया हुआ था। तो उस समय 2 प्रकार की अदालतें चलाई जाती थी न्याय व्यवस्था के लिए, जो धर्म स्थानीय मतलब कि जो दीवानी अदालत, और कंटक शोधन जो कि अदालतें होती थी फौजदारी, जिनको फौजदारी अदालतें कहा जाता था।
अभी धर्मस्थलीय अदालतें में मतलब दीवानी अदालतें जिनको कहा गया, इसमें क्या होता था कि जो जमीन से संबंधित जो वाद विवाद होते थे तो वो दीवानी अदालतों जो कि धर्मस्थलीय अदालतें इसमें ही जो सारे मामले सुलझाए जाते थे। और उसके जो दूसरी अदालत जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता है, जो कंटक शोधन जो फौजदारी अदालतें, इसमें क्या होता था स्टूडेंट्स की जो चोरी डकैती लूट मार या किसी का खून कर देना या मार देना मतलब इससे संबंधित जो फैसले होते थे वो फौजदारी अदालतों में चलाए जाते थे। तो ये उस समय की न्याय व्यवस्था काफी अच्छी थी। साम्राज्य चाहे जितना मर्जी बड़ा था लेकिन न्याय व्यवस्था को एक अच्छे ढंग से चलाया जाता था। जो जिस तरह जो कि मैंने आपको बता दिया कि दीवानी अदालतों में कैसे फैसले होते थे और फौजदारी अदालतों में किस तरह के फैसले होते थे। आगे हम बात करते हैं गुप्तचर। गुप्तचर व्यवस्था हमने अक्सर सुना है कि हर मतलब जो भी शासन जो भी आया है शासन उसमें गुप्तचर व्यवस्था अक्सर होती है। उसका रीजन ये है कि हर राजा भी चाहता है कि मेरे बारे में कोई षड्यंत्र ना रचा जा रहा हो या मेरा जो राजभाग चल रहा है उसके बारे में मुझे लोग क्या सोचते हैं। तो इससे संबंधित जानकारी के लिए वो गुप्तचर व्यवस्था रखी जाती है, गुप्तचर विभाग जरूर बनाया जाता है जिससे कि राजा के पास जो भी है जो एक खबरें हैं जो उसके खिलाफ हो, चाहे उसके शासन से संबंधित हो चाहे वो उसके अच्छे के लिए हो, तो वो अपने गुप्तचरों से ही वो बातें प्राप्त करता था। मतलब कि जो बातें उसके बारे में बोली जाती थी या कोई षड्यंत्र रचे जाते थे उससे संबंधित उसको पता चलता था, जिससे कि वो अलर्ट हो जाता था मतलब कि अपने कार्य के लिए कि क्या हो रहा है। तो इससे संबंधित गुप्तचर व्यवस्था को भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था माना गया है किसी भी शासन के लिए। तो गुप्तचर व्यवस्था में जो एक व्यवस्था थी संस्था, जो कि एक स्थान पर रहकर और संचार थी घूम घूम कर। अभी क्या है स्टूडेंट संस्था, मतलब कि ये क्या होता था कि इसमें जो गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे वो एक स्थान पर रहकर, मतलब कि एक ही स्थान पर अगर राजा का जो शासन है तो वहीं पर ही रहते थे और वहीं से ही जो कोई उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो या उससे संबंधित राजा संबंधी कोई बातें हो रही हो या राज से संबंधी कोई बातें हो रही हो तो वहीं पे ही रहकर घूम थोड़ा बहुत आसपास होकर मतलब जो प्राप्त करते थे। और दूसरे जो थे संचार को घूम घूम कर जो अपने साम्राज्य से मतलब बाहर जाकर या कहीं पे भी और भी कहीं कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो घूम घूम कर जो एक सूचनाएं प्राप्त करते थे और राजा के पास पहुंचाते थे। तो ये गुप्तचर व्यवस्था भी उस समय में बहुत ही ज्यादा उत्तम थी और जो राजा के पास जो हर तरह की वो बातें पहुंचाई जाती थी। तो गुप्तचर उस समय में मतलब जो होते थे उनको गुड़ पुरुष भी कहा जाता था, तो उनको गुड़ पुरुष का नाम भी दिया गया है। तो इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स मौर्य प्रशासन से संबंधित। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि राजा हेड होता था, उसका ही फैसला अंतिम होता था और उसकी सहायता के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था जिसे अमात्य कहा जाता है, जो कि मुख्य होता था प्रशासनिक अधिकारी जो आज के प्रधानमंत्री के समान है, जिसके में कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कौटिल्य की। तीर्थ जो शीर्ष अधिकारी जो उच्च वर्ग के होते थे या जो उच्च होता था उसको तीर्थ कहा जाता था। उनमें अधिकारियों के जैसे एग्जाम्पल वाइज मैंने बताया कि समाहर्ता जो राष्ट्र प्रधान थे, जो भी संबंधी जो महत्वपूर्ण बात है वो राष्ट्र प्रधान जो टैक्स से संबंधित या किसी भी आय कह लीजिए मुख्य आय जो कोई भी लेखा जोखा जो मतलब होता था वो राष्ट्र प्रधान का जो राज को चलाने का जो प्रधान होता था, मतलब सारी राज्य व्यवस्था को एक अच्छे तरीके से रखना वो राष्ट्र प्रधान होता था। सनिदाता जो राज्य कोषाध्यक्ष जो आज के मैंने बता दी वित्त मंत्री के समान होता था। सीताध्यक्ष जो सरकारी भूमि जो राज्य कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। वनाध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। अष्टपटलाध्यक्ष जिसमें कि में वहां लेखाकार संबंधित आ जाते थे। अभी सैन्य विभाग जो मुख्य सेनापति थे उस समय वही 4 प्रकार की सेनाएं थी, पैदल, हाथी, घुड़सवार, रथ आदि का। न्याय के लिए 2 अदालतें बनाई गई थी जिसमें धर्मस्थली और कंटक शोधन जो दीवानी अदालतें होती थी उसमें कि मतलब आपको मैंने बताया कि जमीन से संबंधी वाद विवाद और इसमें फौजदार में जैसे खून डकैती लूट मार आदि से संबंधित गुप्तचर विभाग था। इसमें संस्था और संचार संस्था वो थे जो एक स्थान पर रहकर मतलब सूचना एकत्रित करते थे और संचार जो कि घूम घूम कर एकत्रित करते थे, उन्हें गुड़ पुरुष का नाम भी दिया गया था। तो इस तरीके से आपने इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो इसलिए आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके प्रांत और चक्र। ये क्या था स्टूडेंट्स की मौर्य साम्राज्य काफी विशाल था तो इसको प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो आपने ये याद रखना ना, तो इसलिए इनको 5 प्रांतों में मतलब कि 5 प्रांतों में बांटा गया था जिसमें कि आपको मैं बता दूं इसमें फर्स्ट आ जाता है उत्तरापंथ, मतलब कि उत्तरी भाग में जो है उत्तरापंथ उसकी राजधानी है तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है। उसी तरह ही दक्षिण भाग में दक्षिणापंथ जिसकी राजधानी है स्वर्णगिरी। उसी तरह से प्राची जो कि पूर्वी भाग में है जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य भी आपको पता ही ऑलमोस्ट
पाटलिपुत्र ही थी। अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैनी, जो कि उज्जैन में है। कलिंग जिसको कि अशोक ने जीता था, उसकी राजधानी है तोसली। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख लेना जैसे कि आपने राजधानियों में भी आप याद रख सकते हैं कि उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, पूर्व में पाटलिपुत्र, पश्चिमी में उज्जैनी और कलिंग की जो आपको मैंने बता दिया तोसली। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे ही याद रख लेना। उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, प्राची, अवंती, कलिंग, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी और तोसली। इसके आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि प्रांतों के बाद जो उससे छोटे हो जाते थे विषय, जिसे कि विषयपति और परदेशी कहा जाता था। स्टूडेंट प्रांतों से छोटे हो गए विषय, जिनके विषय के जो हेठ होते थे उनको विषयपति कहा जाता था। उसी तरह से स्टूडेंट्स जो प्रांतों के हेठ होते थे उनको जैसे कि आप कह सकते हैं कुमार या राजन, मतलब कि जो राजा के जो बेटे होते थे वो ही मतलब कि प्रांतों के मतलब कि कारोबार संभालते थे। जैसे कि आपको भी पता है कि जो अशोक थे, अशोक जो मतलब राजा बनने से पहले वो अवंती के राज्यपाल थे। तो आपको मैंने बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इस तरीके से वो जो राजन जो होते थे, कुमार होते थे, जो राजा के बेटे होते थे, वो प्रांतों के हेठ होते थे। उसी तरह से विषय के जो हेठ होते हैं उनको विषयपति या परदेशी कहा जाता है। ये 10 गांव के समूह का प्रमुख गोप, जो 10 गांव के जो एक समूह होता था उनका जो प्रमुख होता था उसको गोप कहा जाता था। तो आपने याद रख लेना, जो एक प्रमुख होगा उसको 10 गांव के समूह का जो प्रमुख होगा उसको कहते हैं गोप। और ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता है। जैसे कि सबसे छोटी का आपको मैंने बताया कि सबसे छोटा जो आ जाता है वो ग्राम है और इसके मुखिया को ग्रामिक कहलाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि हर एक मतलब की जो साम्राज्य होता है उसका नगरों की व्यवस्था कैसी थी, नगर प्रशासन कैसा था। तो इसमें बताया गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार इसमें जो 6 समितियां थी जिसमें कि 5-5 सदस्य काम करते। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी हमने पढ़ा था सैन्य विभाग में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 6 समितियां और उसमें 5-5 सदस्य काम करते थे हर एक समिति में। तो इसी तरीके से इसके नगर प्रशासन में जो काम करने वाले के लिए 6 समितियां थी और 5-5 सदस्य हर एक समिति में काम करते थे। टोटल हुए 30। तो ये 30 सदस्य जो कि इसका पूरा नगर प्रशासन का जो एक कार्यभार था, जो कार्य किस तरीके से होता था, क्या क्या करना था नगर प्रशासन से संबंधित, तो ये 6 समितियों की सहायता से मतलब किया जाता था, जिसमें हर एक समिति में 5-5 सदस्य कार्य करते थे और ये टोटल 30 सदस्य थे। तो ये नगर प्रशासन की क्रिया काफी कार्य जो कि बड़े अच्छी तरीके से उस समय में मौर्य वंश के होते थे। आगे हम बात करते हैं इसके मौर्य समाज की। तो मौर्य समाज के बारे में जो समाज किस तरह का कैसे मतलब उस समय होता था, तो कौटिल्य के अनुसार उन्होंने इसको समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था। जैसे कि प्राचीन काल में बताया गया था कि वैसे ही कौटिल्य ने बताया कि उस समय में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इनका कहना है कि शूद्र की जो एक स्थिति थी वो इस मतलब की बहुत बुरी नहीं थी, मतलब उस समय में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय से फिर भी इनको निम्न ही समझा जाता था। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि शूद्रों की स्थिति वो कहते अच्छी थी, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय से फिर भी इनको निम्न ही समझा जाता था। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार उन्होंने इसको 7 वर्गों में विभाजित किया है। स्टूडेंट्स इन्होंने व्यवस्था या कर्म के आधार पर मेगास्थनीज ने इनको 7 वर्गों में विभाजित किया है, धर्म के आधार पर नहीं। तो इसलिए मेगास्थनीज के अनुसार इनको 7 वर्गों में ऐसे विभाजित किया और इनको आपने क्रम वाइज ही याद रखना है स्टूडेंट। अगर आप कहो तो नंबर वाइज मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट में इन्होंने रखा है दार्शनिक, फिर किसान, फिर अहीर, फिर कारीगर, फिर सैनिक, फिर निरीक्षक, फिर सभासद। स्टूडेंट सभासद क्या होता है, जो कि राजा के जो काम जो सभाएं होती थी उसमें भाग लेने वालों को सभासद कहा जाता था। तो इन्होंने इनको 7 वर्गों में विभाजित किया। वहीं कौटिल्य ने इनको 4 वर्गों में विभाजित किया, जो कि प्राचीन काल में भी धर्म के आधार पर हम कहते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी तरीके से इन्होंने 4 वर्गों में, उन्होंने 7 वर्गों में। आपने याद रखना, यहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। इसमें क्या है स्टूडेंट्स की जो कौटिल्य ने दास प्रथा क्यों कहा है इसका मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी छोटे मोटे कार्य करने के लिए उस समय जो जिनकी मदद ली जाती थी छोटे मोटे कार्य करने के लिए, तो उनको वो दास कहते थे। मतलब कि दासों की सहायता से, मतलब कि जो भी हमने
घर का कार्य हो या मतलब हमने राज से संबंधी कोई कार्य हो या कोई भी छोटा मोटा कार्य हो, जो कोई चीजें बनाने का कार्य हो, तो वो ये कहते थे कि वो दास प्रथा वो इसलिए समझते कि मैं छोटे मोटे कार्य करवाने के लिए जो काम में लिए जाते थे, मजदूर कह लो या कुछ भी कह लो, तो उनको ये कहते थे कि ये दास प्रथा थी। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि वो क्या दास यूनानी जो राज्यों में मतलब कि दास्यों की स्थिति थी, वो उनको दास समझते थे। जैसे कि उन पर काफी जुल्म किए जाते थे, उनको पैर की जूती समझा जाता था, उन पर काफी क्रूर व्यवहार किया जाता था, तो इसलिए कहते थे कि दास प्रथा नहीं थी। ये दासों का मतलब अपने यूनानी जो उस समय उधर के राज के अनुसार ये मानते थे, तो इसलिए इनके अनुसार दास प्रथा नहीं थी, कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। स्त्री की स्थिति पहले से ठीक हुई। हाँ, ये इन्होंने कहा कि स्त्री की स्थिति जो कि पहले से ठीक हुई है, लेकिन फिर भी जो कि एक कुछ कुर्तियां थी उस समय में भी, तलाक प्रथा, वेश्यावृत्ति की जो प्रथा थी, लेकिन स्थिति ठीक तो हुई, लेकिन काफी कुर्तियां थी अभी तक, जैसे कि तलाक की, अपना वेश्यावृत्ति की कुर्तियां भी थी उस समय, इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, पहले से थोड़ी बहुत कह सकते ठीक थी। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को रूपा जीवा कहलाती थी। वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां होती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था, तो रूपा जीवा कहलाती थी। इसमें नाम किया गया कि रूपा जीवा का नाम दिया गया, तो ये भी आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है कि वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहलाती थी। आगे हम बात करते हैं जो इसकी मौर्य अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था जो कि में महत्वपूर्ण होता है कि उस समय की हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही हमारी अगर अच्छी होगी तो हमारा शासन जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। तो मौर्य अर्थव्यवस्था का आधार जो कि एक मुख्य आधार इन्होंने बोला कि आधार था कृषि, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्र प्रधान समाहर्ता में जब हम बात कर रहे थे तो इनका मुख्य आधार था कृषि। इन्होंने 1/6 से 1/4 भाग राजस्व के लिए जो भी हमें टैक्स के रूप में जो भी कह लीजिए 1/6 से 1/4 जो कृषि का जो एक आधार का जो एक भाग लेते थे, वो मतलब 1/6 से 1/4 भाग लिया जाता, जो भी मतलब फसलें होती थी 1/6 से 1/4 भाग कृषि के रूप में जो किया जाता था वो लिया जाता था। इसके अलावा आंतरिक एवं बाहरी व्यापार, मतलब कि दोनों तरह के होते थे, आंतरिक भी होता था, बाहरी जैसे आपको यूनान के साथ मतलब कि बाहरी व्यापार, दोनों तरह के व्यापार उस समय में होते थे। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। इनका जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। आपने ये याद रख लेना स्टूडेंट्स, इससे काफी ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था, तो ये व्यापार के लिए ये मुद्रा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये आपने याद रख लेना स्टूडेंट्स, व्यापार के लिए ये मुद्रा का प्रयोग करते थे। टैक्स चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। टैक्स जो भी चोरी करता था उनके लिए एक सजा देते थे, ये मृत्यु दंड, मतलब कि कोई छोटी मोटी सजा, मृत्यु दंड ही देते थे। और टैक्स कितना लिया जाता, 1/10 भाग लिया जाता था। तो आपने याद रखना 1/10 भाग लिया जाता था और चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इनकी जो एक बंदरगाह थी, जो एक प्रमुख बंदरगाह थी वो भड़ोच थी, मतलब कि जो मौर्य वंश की जो मेन बंदरगाह वो थी भड़ोच। तो आपने ये स्टूडेंट्स याद रख लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी जो एक और वीडियो आएगी जिसमें कि मौर्य वंश की जो कलाकृतियां, लिपि और अशोक के धम्म की नीति, जो अशोक के धम्म के कार्य जो भी नीति है उसके बारे में संबंधित एक और वीडियो आएगी। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन लगे आपको, आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं स्टूडेंट। ओके।